नमस्कार। आज हम प्राचीन भारत के एक बहुत ही चर्चित और महत्वपूर्ण महाजनपद कोसल की कहानी में थोड़ा गहराई से उतर रहे हैं। जी। हमारे पास कुछ ऐतिहासिक स्रोत हैं जिनसे हम इस शक्तिशाली राज्य के बनने और फिर मिटने की कहानी समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। और ये स्रोत हमें कोसल की, आप देखें तो भौगोलिक पहचान से लेकर रामायण और बुद्ध काल की जो घटनाएं हैं, हाँ, वहां के प्रमुख शासक और फिर आखिर में कैसे वो इतने ताकतवर मगध साम्राज्य में मिल गया, उस पूरी यात्रा पर ले जाते हैं। सही। चलिए इस ऐतिहासिक जनपद को थोड़ा परत दर परत खोलते हैं। हाँ, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये कोसल था कहाँ? आज के नक्शे पर देखें तो कहाँ पड़ेगा ये? देखिए, ये उत्तरी भारत में था। आज का जो उत्तर प्रदेश है उसका फैजाबाद, मतलब अब अयोध्या। हाँ, अयोध्या। गोंडा और बहराइच का जो इलाका है वही प्राचीन कोसल था। और राजधानी, वो तो विश्व प्रसिद्ध अयोध्या ही थी। सरयू नदी के किनारे है ना? बिल्कुल, सरयू के किनारे। और एक दिलचस्प बात यह भी है कि ऋग्वेद में भी सरयू किनारे एक बस्ती का जिक्र मिलता है। ओह, ऋग्वेद में भी? जी हाँ। और उसके प्रमुख का नाम भी है चित्ररथ। तो संभव है कि यही अयोध्या का एकदम शुरुआती सबसे पुराना रूप रहा हो। अच्छा। वाल्मीकि रामायण का वो श्लोक भी है ना, कोसलो नाम उदित स्पीतो जनपदो महान। हाँ, सुना है। सरयू तीरे प्रभुत धन धान्यवान। ये इसके वैभव और सरयू तट पर बसे होने की पुष्टि करता है। और अयोध्या का नाम आती जाहिर है रामायण काल दिमाग में आता है। उस दौर में कोसल कैसा था? क्या सिर्फ अयोध्या ही था या और भी फैला हुआ था? नहीं, उस समय ये काफी कह सकते हैं विस्तृत और समृद्ध राज्य माना जाता था। जो ऐतिहासिक उल्लेख मिलते हैं उनके हिसाब से ये शायद 2 हिस्सों में बटा था। 2 हिस्से? हाँ, एक उत्तर कोसल जिसकी राजधानी अयोध्या थी, और दूसरा दक्षिण कोसल। दक्षिण कोसल वो कहाँ था? वो शायद आज का जो छत्तीसगढ़ का रायपुर बिलासपुर वाला इलाका है, हाँ। उसके आसपास रहा होगा। अच्छा। और ये भी माना जाता है कि राजा दशरथ की जो रानी थी जी। कौशल्या, हाँ, माँ कौशल्या, वो संभवतः इसी दक्षिण कोसल क्षेत्र से थी। ओह, ये तो बड़ी रोचक बात है। जी। और उस काल के विवरणों में वेद श्रुति, गोमती और स्युंदिका, आज की सई नदी, हाँ। ऐसी नदियों का भी जिक्र मिलता है, जिनसे शायद राज्य की सीमाओं या फिर यात्रा के रास्तों का अंदाजा लगता है। अच्छा। रामायण के बाद महाभारत काल में भी कोसल का कोई जिक्र है? और फिर बुद्ध के समय में इसका क्या स्टेटस था? वो तो महाजनपदों का दौर था। हाँ, महाभारत में एक संदर्भ आता है कि भीम ने कोसल नरेश बृहदबल को हराया था। लेकिन बुद्ध काल यानी लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, वो कोसल के लिए शायद ज्यादा महत्वपूर्ण था। क्यों? तब ये उत्तर भारत के जो 16 महाजनपद थे, हाँ, 16 महाजनपद, उनमें से एक प्रमुख शक्ति था कोसल। राजा प्रसेनजित का नाम बहुत मशहूर है। वो यहीं के शासक थे, प्रसेनजित। हाँ, सुना है। और अगर हम इसे उस समय की बड़ी राजनीति से जोड़कर देखें, तो प्रसेनजित ने अपनी बेटी वजीरा, या कुछ जगह कोसला देवी भी नाम मिलता है। अच्छा। उनका विवाह मगध के राजा बिंबिसार से किया था। अच्छा। और काशी का जो क्षेत्र था, जो तब कोसल के प्रभाव में था, वो दहेज में दिया। पूरा काशी दहेज में? जी हाँ। ये सिर्फ एक पारिवारिक रिश्ता नहीं था, बल्कि उस दौर की, आप कह सकती हैं, कूटनीति का एक अहम हिस्सा था, जिसने कुछ समय के लिए कोसल और जो उभरता हुआ मगध था, उनके बीच एक शक्ति संतुलन बनाया। अच्छा। हालांकि वो मगध के विस्तार को रोक नहीं पाया आखिर में। अच्छा। और इसी दौरान राजधानी भी बदली? हाँ, ये एक और बड़ा बदलाव था। राजधानी अयोध्या से श्रावस्ती चली गई। पर अयोध्या तो इतनी अहम थी, फिर श्रावस्ती क्यों? कोई खास वजह? इसके कई कारण हो सकते हैं। एक तो श्रावस्ती शायद ज्यादा महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्गों पर थी। ओके। और दूसरा, वो बौद्ध धर्म का भी एक बड़ा केंद्र बन रही थी। खुद महात्मा बुद्ध ने वहाँ काफी वर्ष बिताए थे। हाँ, ये तो है। तो हो सकता है राजनीतिक और आर्थिक महत्व बढ़ने की वजह से प्रसेनजित ने श्रावस्ती को नई राजधानी बना दिया हो। बौद्ध ग्रंथों में साकेत और सेतव्य जैसे दूसरे नगरों का भी जिक्र मिलता है। तो इतना शक्तिशाली राज्य था, मगध के बराबर टक्कर दे रहा था, फिर इसका दबदबा खत्म कैसे हुआ? देखिए, 6ठी-5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में तो कोसल निश्चित रूप से मगध को टक्कर दे रहा था, इसमें कोई शक नहीं। पर धीरे धीरे राजनीतिक हवा बदली। मगध लगातार ज्यादा ताकतवर होता गया, खासकर अजात शत्रु के समय में। उन्होंने कोसल पर बढ़त बना ली। अच्छा। और आखिरकार जब मौर्य साम्राज्य स्थापित हुआ चंद्रगुप्त मौर्य के समय, तब तक कोसल अपनी जो एक अलग पहचान थी वो खो चुका था। तो वो मगध साम्राज्य का हिस्सा बन गया? हाँ, वो विशाल मगध साम्राज्य का ही एक अंग बन गया।
इसके बाद एक स्वतंत्र राज्य के तौर पर इसका जिक्र लगभग खत्म हो गया है। हालांकि उस इलाके का नाम बाद के साहित्य में, जैसे गुप्त काल तक मिलता रहा है। क्या मौर्यों के बाद भी कोसल का नाम कहीं आता है, मतलब किसी रिकॉर्ड में? हाँ, कुछ बाद के उल्लेख हैं, जैसे विष्णु पुराण में एक देवरक्षित नाम के राजा का जिक्र है। देवरक्षित? हाँ, शायद गुप्त काल से कुछ पहले दक्षिण कोसल में वो शासन करते थे। फिर जो महान गुप्त सम्राट थे समुद्रगुप्त, उनकी प्रयाग प्रशस्ति है। हाँ, इलाहाबाद का स्तंभ लेख। बिल्कुल, उसमें कोसलक महेंद्र यानी दक्षिण कोसल के राजा महेंद्र, उनको हराने का उल्लेख है। अच्छा, यानी दक्षिण कोसल फिर भी मौजूद था? लगता तो यही है। और एक और थोड़ी अलग सी रोचक बात भाषा विज्ञान से जुड़ी है। बताइए। कुछ विद्वान मानते हैं कि ये जो कोसल शब्द है, ये शायद ऑस्ट्रिक भाषा परिवार का हो सकता है। ऑस्ट्रिक? हाँ, जो भारत के कुछ बहुत पुराने भाषा समूह हैं, शायद द्रविड़ों से भी पहले जो लोग यहाँ बसे थे उनसे जुड़ा हो सकता है। ये एक थियरी है। वाह, ये तो बिल्कुल नई जानकारी है। तो हमने देखा कि कैसे कोसल, जो शायद ऋग्वैदिक काल की एक छोटी बस्ती रहा होगा, वहां से उठकर रामायण और बुद्ध काल का एक ताकतवर महाजनपद बना जी। और फिर इतिहास के बहाव में वो विशाल मगध साम्राज्य में समा गया। अयोध्या, सरयू, प्रसेनजित, ये नाम आज भी हमारी सांस्कृतिक चेतना का हिस्सा हैं। बिल्कुल। और यहाँ सोचने वाली बात ये भी है कि कैसे कोसल जैसी जो राजनीतिक इकाइयाँ होती हैं, वो समय के साथ इतिहास का हिस्सा बन जाती हैं, नक्शे बदल जाते हैं। हाँ, ये तो है। लेकिन उनसे जुड़े जो स्थान हैं जैसे अयोध्या, या कहानियां हैं जैसे रामायण, वो लोगों की यादों में, उनकी संस्कृति में कहीं ज्यादा लंबे समय तक जिंदा रहते हैं। सही कहा। ये हमें इतिहास, राजनीति और जो हमारी सांस्कृतिक स्मृति है, उसके बीच के गहरे और कभी-कभी जटिल रिश्ते पर सोचने को मजबूर करता है।